सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की इस श्रृंखला में आज हम 30वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। हमने आज तक आपको त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की 29 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। 29 कक्षाएं पढ़ा दी हैं और आज ये 30वीं कक्षा को हम पढ़ेंगे। और इस कक्षा के माध्यम से त्रैमासिक 3 मास के अंदर हम संस्कृत के आचार्यों का निर्माण कर रहे हैं। संस्कृत के आचार्यों कहने से तात्पर्य है कि संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना तथा पढ़ करके समझना सीखने वाले लोगों को तैयार कर रहे हैं। और इस कक्षा के माध्यम से हम 10 लाख संस्कृत के आचार्यों को तैयार करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो 10 लाख लोग इस कक्षा के माध्यम से भविष्य में और वर्तमान में संस्कृत को शुद्ध लिखना, बोलना तथा पढ़ करके समझना, गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि ग्रंथों को पढ़ करके समझना सीख सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए कोई पाठक अधिक जानकारी इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप सबसे पहले देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का एक कॉलम बना दिया गया है, उस कॉलम पर क्लिक कीजिएगा। सभी कक्षाएं आपको क्रमानुसार प्राप्त हो जाएंगी, आप उनको पढ़ते रहिएगा। इस कक्षा की विशेषता ये है कि इस कक्षा में आपको किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। किसी भी पुस्तक को नहीं खरीदना है, यहीं पर आपको संपूर्ण कंटेंट, संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि बिना पुस्तक के अब आप संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना तथा पढ़ करके समझना अपने घर पर बैठे बैठे आराम से सीख सकते हैं। चलिएगा, इसकी दक्षिणा आपसे यही ली जाती है कि आप यदि इस कक्षा को पढ़ रहे हैं तो इस कक्षा को पढ़ने के लिए 100 लोगों को और जोड़िएगा। बस यही आपकी फीस है, यही आपका शुल्क है। ये किस लिए? संस्कृत माता के प्रचार एवं प्रसार हेतु। चलिएगा, अब चलते हैं मित्रों आगे। हमने आपको गत कक्षाओं में क्या पढ़ाया था? लकारों के बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया जितना इस कक्षा में हमें जरूरी है। इस सीरीज में 5 लकारों के रूप बनाना सिखा दिया और अब आप आराम से बना सकेंगे। कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर, कहीं कठिनाई होगी तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम नियम पढ़ रहे थे चतुर्थी के। क्या पढ़ रहे थे? चतुर्थी के नियमों को पढ़ रहे थे। चतुर्थी के नियम में हमने कुछ पढ़ लिए थे, कुछ और शेष हैं, उनको पढ़ेंगे 1-2 कक्षा में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ध्यान दिला देना चाहता हूं कि चतुर्थी का नियम हमने ये पढ़ाया था आपको कि 20वां नियम था कि देना क्रियाएं जिसके लिए की जाती हैं उसे संप्रदान कारक कहते हैं और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। सरल है। इसके उदाहरण दिए थे आपको, यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा नियम पढ़ाया था मैंने आपको 21वां, नमः स्वस्ति अलम। ये जो अव्यय हैं समर्थ, शक्त और हितम, इन शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। ये भी मैंने आपको उदाहरण दे दिए थे, अच्छे काफी उदाहरण दिए थे। फिर ये लकार की बात आ गई थी। लकार के नियम हमने आपको विस्तार से समझा दिया, जो कि बता दिया। और अब हम फिर चतुर्थी के नियमों को आरंभ करते हैं जो शेष है। अब आप लिखना आरंभ कीजिएगा, ठीक है।
नियम को लिखना आरंभ करेंगे आप। चलिएगा, लिखिएगा, नोटबुक को खोलिएगा, पेन निकालिएगा और मेरे शब्दों को सुनिएगा, यहां पर भी देखिएगा और लिखते जाइएगा। ठीक है, हम पुराने जमाने के टीचर हैं, बोल बोल के लिखाते थे बिना पुस्तक के। ठीक है, तो वैसे आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, लिखिए नियम 24। कोई भी वस्तु जिसे अच्छी लगती है तो जिसे अच्छी लगती है उसको कहने वाले शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाती है। समझिएगा, पहले इसको समझिएगा, इसको फिर हम आगे उदाहरण देंगे आपको। कहते हैं कि किसी को भी कोई वस्तु अच्छी लगती है। मानिएगा आपको अपना घर अच्छा लगता है, या आपको अपना बैग अच्छा लगता है, या आपको अपने कपड़े अच्छे लगते हैं, या आपको मंदिर अच्छा लगता है, आपको पूजा करना अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत सारी कुछ भी अच्छा लग सकता है जी। सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति हैं, अपनी अपनी वृत्तियां हैं, अपने अपने संस्कार हैं। किसी को जो चीज अच्छी लगती है वो उसको बुरी लगती है, परंतु हम बात कर रहे हैं अच्छी लगने की, कि जिसको जो चीज भी अच्छी लगती है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु जिसे अच्छी लगती, जैसे माने जिस किसी भी प्राणी को अच्छी लगेगी, प्राणी को लगेगी, चेतनी को तो अच्छा लगेगा, अच्छा बुरा। तो जिसे माने जिसे अच्छी लगती है तो माने जिसे माने जिसको अच्छी लगती है। मानिएगा मुझे ये पेन अच्छा लगता है, तो किसे अच्छा लगता है? मेरे को। ठीक है, तो कहते हैं जिसको अच्छी लगती है उसको कहने वाला शब्द। मानिएगा मुझे अच्छी लगती है, अब मेरे को कहने वाला शब्द क्या है? मैं। संस्कृत में कहेंगे तो क्या है? अस्मद। अस्मद है फर्स्ट पर्सन का। तो कहने वाला जो उसको कहने वाला कोई भी शब्द होगा, उसका नाम भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है, श्रवण मेरा नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो उस शब्द में हम कौन सी विभक्ति के रूप का प्रयोग करते हैं? चतुर्थी विभक्ति। इतना बात आपको समझ में आ गई? मोटी मोटी पूरी आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा, अब यहां मैं उदाहरण देता हूं आपको, उदाहरण को लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे बालकाय दुग्धम रोचते, ये रुच धातु है। रुच, रुच का अर्थ है अच्छा लगना, अच्छे लगने अर्थ में है, अच्छा लगना। ठीक है, ठीक है, और ये धातु कैसी है? ये आत्मनेपदी है, आत्मनेपदी। इसके अभी आपको रूप पूरे याद नहीं करने, बस अभी थोड़ा सा यहाँ उदाहरण देख लेना, मैंने लिख दिया वैसा का वैसा ही। ठीक है, इसके इनके रूप जो आत्मनेपदी धातु है इनके आगे याद कराएंगे आपको, अभी परस्मैपदी पद का हमारा चल रहा है। ठीक है,
तो बालकाय दुग्धम रोचते, ये तो हो गया आपका वाक्य। लिख लीजिएगा, अच्छी प्रकार से लिखिएगा। बालकाय दुग्धम रोचते, इसकी हिंदी बनाएंगे आप, इसकी हिंदी बनाएंगे तो क्या कहेंगे? बालक को दूध अच्छा लगता है। यहां वस्तु क्या है? दूध है, दुग्ध। किसको अच्छा लगता है? बालक को। यही मैंने आपको नियम बताया कि जिसे अच्छा लगता है उसको कहने वाला शब्द यहां पर क्या है? बालक है। तो बालक में कौन से हमने प्रयोग किया है? एक बालक है, इसलिए एक वचन और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। बोलो, नियम घटा कि नहीं घटा? घटा है, ठीक है। रोचते, ये क्या है? लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। यहां लिख लीजिएगा। अभी बस इतना ही जरूरी है कि पूर्ण रूप आपको अभी याद नहीं करने हैं, ठीक है। लट के बस अभी तो मैंने जो प्रयोग दिखाया उसी पर ध्यान देना है बस, क्योंकि अच्छा लगने के लिए यही धातु है मुख्य रूप से, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये क्या है? लट लकार का ये और प्रथम पुरुष का है और एक वचन है, ठीक है। बस ऐसा है, प्रथम पुरुष एक वचन, या प्रकार अर्थ है प्रथम पुरुष। तो इसका अर्थ है बालक को, हिंदी में ऐसा ही बोलेंगे, बालक को दूध अच्छा लगता है, या ऐसे भी बोल सकते बालक के लिए दूध अच्छा लगता है। और ऐसा बोलते नहीं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं कि बालक को दूध अच्छा लगता है। अब देख, चतुर्थी हो गई। और इसमें ध्यान रखेंगे, जो चीज अच्छी लगती है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। जो चीज अच्छी लगती है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये मैं आपको अभी इस नियम के अंत में बताऊंगा कैसे प्रथमा होती है। अभी यहां समझ लीजिएगा, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ठीक है। और इसके अनुसार जो चीज अच्छी लगती है, ठीक है, उसके अनुसार इस क्रिया के रूप चलते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक वचन है और दुग्ध शब्द कैसा है? प्रथम पुरुष है, थर्ड पर्सन का है। तो इसलिए ये क्रिया कौन सी आई है? प्रथम पुरुष और एक वचन की आई है, ठीक है। ठीक है, चलिएगा अभी और बताएंगे, विशेष बात बताएंगे। बालिकायै पठनम रोचते, ये रोचते है, ठीक है। बालिकायै पठनम रोचते, लिख लिया। चलिए, ये बालिका है, बालिका का चतुर्थी में क्या बनता है? लता के समान। बालिकायै, बालिका को पढ़ना, पठनम माने पढ़ना, रोचते माने अच्छा लगता है, वही अर्थ है। तीसरा देखिएगा, तुभ्यम क्रीडनम रोचते, लिखिएगा। तुभ्यम क्रीडनम रोचते, क्रीडनम का अर्थ होता है खेलना। क्या अर्थ होता है? खेलना। तुभ्यम, तुभ्यम ये कहां का है? कहां का है? तुभ्यम युष्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का है। तो इसका अर्थ क्या? तुमको खेलना अच्छा लगता है, तुमको खेलना अच्छा लगता है। और देखिएगा आगे, मह्यम भ्रमणम रोचते, लिखिएगा। मह्यम भ्रमणम रोचते, मुझे, मुझे घूमना अच्छा लगता है। भ्रमण, भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, मुझे घूमना अच्छा लगता है। अब मह्यम में कौन सी हो गई? चतुर्थी हो गई, एक वचन, एक हूं तो
यहां यदि दो होंगे तो द्विवचन हो जाएगा, बहुत होंगे तो बहुवचन हो जाएगा। मैंने एक वचन का उदाहरण दिखाया आपको, ठीक है, बदल सकते हैं आप अब। तो भ्रमणम रोचते, चलिएगा और आगे देख लीजिए उदाहरण। आचार्येभ्यः पाठनम रोचते। क्या? आचार्येभ्यः पाठनम रोचते। क्या अर्थ हुआ? ये क्या है, जैसे आचार्येभ्य माने आचार्यों को, पढ़ाना, पाठन माने पढ़ाना, रोचते माने अच्छा लगता है। ये आचार्य तो वही है जो पढ़ाए। ठीक है, आचार्य तो वही है। तो क्या आचार्यों को पढ़ाना अच्छा लगता है। तो बहुत सारे आचार्य इसलिए बहुवचन कर दिया, चतुर्थी आ गई। ठीक है, शिष्येभ्यः पठनम रोचते। क्या हुआ? शिष्य माने जो विद्यार्थी होते हैं उनको क्या अच्छा लगता है? पढ़ना अच्छा लगता है। तो असली शिष्य होते हैं, नकली तो वैसे ही घूमना उनको अच्छा लगता है, और असली शिष्य होते हैं उनको तो पढ़ना अच्छा लगता है। तो शिष्येभ्यः पठनम रोचते, शिष्यों को क्या कर अच्छा लगता है? पढ़ना अच्छा लगता है। तो देखिएगा यहां पर भी चतुर्थी हो गई, नियम पूरा घट रहा है आपका। आइएगा आगे, और भी एक आध उदाहरण दे देते हैं आपको, आपकी बुद्धि में अच्छी प्रकार से नियम स्थित हो जाए। तस्मै कन्या रोचते। उसको कन्या अच्छी लगती है, अर्थात वो कन्या को चाहता है। कोई पुरुष है, कोई लड़का है, उसको कन्या अच्छी लगती है, कोई कन्या पसंद है। ठीक है, तो तस्मै में चतुर्थी हो गई। ठीक है, चतुर्थी हो गई, नियम घट गया। जिसको अच्छा लगता, किसको अच्छा लगता है? उसको। तो उसके लिए क्या शब्द है? तद। तद का कि पुल्लिंग का है तस्मै। ठीक है, आगे अस्मभ्यम भारत देश रोचते। अस्मभ्यम भारत देश रोचते। अब देखिएगा, ये क्या है? ये अस्मद का बहुवचन है, माने हम सबको भारत देश रोचते, भारत देश अच्छा लगता है। हम सबको तो भारत देश अच्छा लगता है, भारत माता है हमारी। ठीक है, तो ये तो मित्रों आपके मैंने उदाहरण दिखा दिए, इससे आपको स्पष्ट हो जाए। अच्छा लगने के लिए प्रसिद्ध धातु यही है, रुच। और भी कुछ धातु हैं, पर वो आपको जब आगे का जो कोर्स आएगा उसमें बताएंगे। अब देखिएगा, अब इस नियम में जो मैंने आपको नियम बताया, उस नियम में एक विशेष आपको चीज ध्यान रखनी है, उसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कहीं आपसे कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, विशेष लिखिएगा कि इसी नियम के अंदर है, जो भी वस्तु आदि अच्छी लगती है, वह वाक्य में कर्ता होती है।
तथा तद्वाची शब्द में प्रथमा विभक्ति प्रयोग की जाती है। ठीक है, मैंने बताया। देखिएगा, जिसको अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी कर दी, और जो चीज अच्छी लगती है तो वो वाक्य में क्या होती है, कर्ता बनती है। ध्यान रखेंगे, अब आपको यहां समझना है क्या होती है, कर्ता। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, ये सबसे पहले पढ़ा दिया हमने। कर्ता में, वाक्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। यदि एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, बहुत है तो बहुवचन। ठीक है, अब आपको यहां पर सब जगह देखिएगा इसको अच्छा लग रहा है बालक को, ये चतुर्थी हो गई। वस्तु क्या अच्छी लग रही है, दुग्ध, दूध। इस वाक्य का आपको कोई पूछे, हिंदी में तो आप कहेंगे बालक को दूध अच्छा लग रहा है, और कोई आपसे पूछेगा कि इस वाक्य का कर्ता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे जी, जल्दी से बोल देंगे बिना सोचे हुए, इस वाक्य का कर्ता बालक है, यही बोलेंगे। क्योंकि आप कहेंगे कि बालक को अच्छा लग रहा है तो बालक ही तो कर्ता है, यही कहेंगे। परंतु नहीं, वो बात यहां पर नहीं घटती है। इस वाले नियम में वो बात नहीं घटती है। यदि आपको कोई पूछता है कि इस वाक्य में कर्ता क्या है, कर्ता कारक, तो मैंने आपको नियम में विशेष बताया कि वाक्य के अंदर जो चीज अच्छी लगती है वो उस वाक्य में, इस वाक्य में क्या होती है, कर्ता कारक होती है। यहां पर क्या अच्छा लग रहा है, दूध, इसलिए दुग्ध क्या है, ये कर्ता कारक है। क्या है, कर्ता कारक। ध्यान देंगे, ठीक है। ये व्याकरण के नियम है, ये आगे आपको, आगे वाले कोर्स में आपको पढ़ाई जाएंगे विस्तार से। अभी केवल इतना ही समझना है आपको। तो इसलिए कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, तो ये प्रथमा है। दूध एक है इसलिए एक वचन है। और जो दूसरा नियम था आज वहां पर कि कर्ता के अनुसार वाक्य में क्रिया का पुरुष और वचन होता है, तो ये क्या है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। किसके कारण से, इसके कारण से, समझ लीजिएगा। ठीक है, उतनी कठिन बात भी नहीं है। ठीक है, बस। तो ये तो आपका क्या हो गया, कर्ता कारक। इसी प्रकार से सब जगह देखेंगे आप, ये भी कर्ता कारक है, कर्ता है, ये भी कर्ता है, इसमें ये कर्ता है, सारे कर्ता है, प्रथमा व्यक्ति है। ठीक है, ये नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंग रखा है मैंने। नपुंसकलिंग अर्थात जैसे शब्दों का ये नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। जैसे भ्रमणम, पाठनम, पठनम। अब देखिएगा यहां पर आपको दिख रहा होगा भी एकदम स्पष्ट, कन्या ये कर्ता है, उसको कन्या अच्छी लगती है, तो इस वाक्य में कन्या क्या है, कर्ता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति आया है यहां पर। प्रथमा विभक्ति में तो बनता है कन्या एक वचन में। ऐसे ही भारत देश, ये क्या है, कर्ता है, ये पुल्लिंग शब्द है इसलिए पुल्लिंग में ये बनता है भारत देश। बस इतना काफी है। ये नियम आपको मैंने उस तरीके से पढ़ा दिया कि कई लोग तो सारे जीवन संस्कृत पढ़ते रहते हैं पर इस नियम में कंफ्यूज्ड रहते हैं। मैंने आपका कंफ्यूजन निकाल दिया। ठीक है, व्याकरण के नियम से अब एक बात और बता देता हूं। व्याकरण के नियम से हमने ये तो बता दिया आपको, इसमें कोई ये भी पूछे आपको कि ये कौन सा का कारक है, माने जिसको कोई चीज अच्छी लग रही है वो कौन सा कारक है वाक्य का, तो ये कारक है वास्तव में संप्रदान कारक।
कौन सा कारक है ये संप्रदान कारक। परंतु अभी आप उतने गहराई में मत जाइएगा, बस अभी मैंने जितना पढ़ाया उतना पढ़िएगा। तो आगे वाला मैं जो आपको कोर्स दूंगा, तो जिसको कह सकते हैं सुपर कोर्स, उस सुपर कोर्स में आपको बहुत विस्तार से सारी चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, अभी आपके लिए इतना ही फर्स्ट लेवल पर पर्याप्त है। चलिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए गृह कार्य में देता हूं। गृह कार्य क्या करना है आपको, इस नियम के आपको 5 वाक्य बनाने हैं, अधिक नहीं दूंगा मैं आपको, 5 वाक्य, केवल 5 वाक्य बनाने हैं। यहां पर आपको जो इधर जिसको अच्छा लगता है उसको बहुवचन में भी रखिएगा, एक वचन में भी रखिएगा, ठीक है, जैसा भी आप रखना चाहें। इन वाक्यों से अतिरिक्त आप 5 वाक्य बनाइएगा अपने अभ्यास के लिए। ठीक है, क्रिया आप यही प्रयोग कीजिएगा, यहां कंफ्यूज मत रहिएगा, ये रोचते ही रहेगा। यहां पर आप हमेशा जो जो ये है ये एक वचन में ही रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके रूप थोड़े से अलग चलते हैं। क्या चलते हैं? थोड़े से अलग चलते हैं, जो आगे सिखाए जाएंगे, अभी नहीं सिखाएंगे। ठीक है, तो अभी तो आप केवल एक ही रूप मैंने दिया है आपको, रोचते, बस। ठीक है, चलिएगा, तो इतना काफी है अभी आपके लिए। अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये नियम आपको मैंने आज पढ़ा दिया, और अब मैं आपको एक शब्द के रूप याद कराऊंगा। ठीक है, अभी नियम चतुर्थी के और चलेंगे। ठीक है, एक शब्द का आपको रूप याद कराना है, सर्वनाम शब्द का। क्योंकि अब शब्दों के रूप भी आपको धीरे धीरे याद कराने हैं, तो आपके थोड़ा शब्दकोश भी बढ़ाना है, आगे शब्द भी मैं आपको प्रयास करूंगा, नए नए शब्द भी लिखाऊंगा। ठीक है, ये है आपका किम सर्वनाम। ठीक है, देखिएगा, क्या है ये, किम सर्वनाम है। किम का अर्थ होता है कौन, क्या। ठीक है, सर्वनाम है, अर्थात ये तीनों लिंगों में चलेगा, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। आज मैं आपको केवल पुल्लिंग के रूप याद करा रहा हूं। क्या है? पुल्लिंग के रूप याद करा रहा हूं, और कल स्त्रीलिंग के और नपुंसक लिंग दोनों के करा दूंगा। ठीक है, इसका भाषा में बहुत प्रयोग होता है, बार बार हमको कौन जा रहा है, कौन जा रही है, ठीक है, कहाँ है, किसको भेज रहे हैं, किसके साथ जा रही है, ऐसे वाक्य करते हैं, उनके लिए इसके शब्द रूप चाहिए हमको। ठीक है, चलिएगा, लिखना आरंभ कीजिएगा। किम, कौन, सर्वनाम, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, काहा, काऊ, के, द्वितीय विभक्ति, कम, काऊ, कान, तृतीय विभक्ति, केना, काभ्याम, कैः, चतुर्थी विभक्ति, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः,
कस्मात्, पंचमी विभक्ति, कस्मात् ताभ्याम केभ्यः षष्ठी विभक्ति, कस्य कयोः केषां सप्तमी विभक्ति, कस्मिन् कयोः केषु। ठीक है, ये सर्वनाम है इसलिए इनका संबोधन नहीं होता है, ये पहले बता दिया है। जो सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, उनका संबोधन नहीं होता है। तो ये रूप आपको याद करने हैं। ठीक है, ये याद करने होंगे आपको। ठीक है, मुख्य रूप से एक वचन के रूपों का और बहुवचन के रूपों का अधिक प्रयोग मिलता है, द्विवचन के रूपों का मिलता है परंतु थोड़ा कम है। तो इसलिए मेरे अनुसार तो आप तीनों वचनों में सभी विभक्तियों के रूप याद कीजिएगा, क्योंकि सबका ही प्रयोग होता है इनका। ठीक है, अब आइएगा मेरे साथ, एक बार लगातार बोलिएगा। ठीक है, आइएगा। कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन, काभ्याम, कैः, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। ठीक है, अब मैं आपको बिना दे के सुना देता हूं। ठीक है, कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन, काभ्याम, कैः, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। देखिए, याद कर लिया? याद कर लिया? नहीं, मेरे को पहले से याद है तो इसलिए मैंने आपको सुना दिया है, इसलिए बताया है कि मेरे को याद है। नहीं तो आप सोचे देख देख के बोलते हैं इनको याद नहीं है। याद है जी, याद है। आप भी ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम तो बहुत बड़ी आयु के हैं तो भी याद है, तो आप भी तो याद कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। इसका प्रयोग मैं दिखा देता हूं अभी कुछ विभक्तियों में इसका प्रयोग जैसे हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा इसका प्रयोग, जैसे यहां वाक्य में लिखा है, कः छात्रः विद्यालयं गच्छति। कोई पूछता है भाई कः छात्रः विद्यालयं गच्छति। हमेशा ध्यान रखेंगे जब किम शब्द के रूपों का प्रयोग करते हैं वाक्य में तो प्रश्नवाचक लग जाता है मोस्टली। ठीक है, तो कः छात्र माने कौन विद्यार्थी विद्यालय को जाता है। ठीक है, ये प्रथमाएं करता है इसलिए एक वचन आ गया, ये यहां पर है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति। ऐसे ही कऊ छात्रौ पठतः, कौन दो छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही के बालकाः क्रीडन्ति, माने कौन बालक, कौन से बालक खेलते हैं। प्रयोग हो रहा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी। इसी प्रकार से द्वितीया में आप प्रयोग देखिएगा इसका, भवती कम बालम पश्यति, माने आप किस बालक को, कौन से बालक को देख रहे हैं।
ठीक है। तो कम, कम ये क्या द्वितीय एक वचन का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसका विशेष है, ये प्रथमा, ये द्वितीय, ये कर्म है, एक है, तो इसमें भी वो द्वितीय हो गई। इसमें कम माने किसको, कैसे, त्वम कैः मनुष्यैः सह गच्छसि, माने तुम किन मनुष्यों के साथ जाते हो। सरल है, तुम किन मनुष्यों के साथ जाते हो, तो सा के योग में तृतीय है यहाँ पर, तो इसका सर्वनाम ये है, तो इसमें भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन हो गई, ठीक है। ऐसे ही अहम कस्मै छात्राय फलम यच्छामि, मैं कौन से छात्र को फल देता हूं, मैं कौन से छात्र को फल देता हूं, तो ये कस्मै चतुर्थी आ गई। इस प्रकार से सभी विभक्तियों में हम प्रयोग इन्हें करते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये तो मित्रों आपका मैंने आज का कार्य दिया है, आपको ये रूप याद कर लेने हैं, बस इतना ही काफी है, ठीक है। आगे की कक्षा में मिलेंगे। और मित्रों आपसे हम बार बार निवेदन करते हैं, क्योंकि हम ये निःशुल्क अभियान चला रहे हैं। निःशुल्क अभियान का मतलब है, मीनिंग है कि किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा, परंतु इस अभियान को चलाने के लिए हमको धन व्यय करना होता है। धन व्यय करना होता है मित्रों, वो धन आएगा कहां से? हमारे पास तो कोई ऐसा बैंक नहीं है, ठीक है। बैंक तो आप लोगों के पास में है। तो आप लोगों से निवेदन किया जाता है कि जो भी हमारे पाठक हैं, जो समर्थ नहीं है, दे नहीं सकते 1 रुपया भी, उनसे तो मैं हाथ जोड़ता हूं कि वो पढ़ते रहें केवल मेहनत से, ठीक है। उनसे हम यही निवेदन करते हैं कि वो इस प्रकार के जो हमारे असमर्थ पाठक हैं, जो कुछ अर्थ रूप सहयोग नहीं कर सकते हैं, होते हैं, ऐसे होते हैं भाई, देखिए, तो वो तो पूरे परिश्रम से पढ़ते रहे। परंतु जिन पाठकों को भगवान ने समर्थ बनाया है, समर्थ बनाया है, और वो पढ़ रहे हैं, वो देखते हैं अच्छा कार्य हो रहा है, तो उन सभी समर्थवान पाठकों से हम सहयोग के लिए निवेदन करते हैं। आप हमें प्रति माह, आप हमको 101 रुपया सहयोग दे सकते हैं प्रति माह, 501 रुपया दे सकते हैं, 1000 रुपये सहयोग दे सकते हैं, 2000 रुपये सहयोग दे सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं मित्रों। आप दान देते हैं दूसरी जगह, हम यहाँ विद्या के लिए कार्य कर रहे हैं, इसमें हमको आदमी लगाने होते हैं, ये सारी व्यवस्था जुटानी होती है, स्थान की व्यवस्था करनी होती है, लाइट है, सब कुछ की व्यवस्था करनी होती है, मेंटेनेंस की व्यवस्था करनी होती है, इस कार्य के विस्तार की व्यवस्था करनी होती है। तो सबके लिए बहुत अर्थ व्यय होता है, उसकी चिंता हमें निरंतर रहती है। तो हम अपने सभी समर्थवान पाठकों से निवेदन करते हैं, जो भी इस कक्षा में भाग ले रहे हैं, अथवा मानिएगा आप समर्थ हैं, आपके सगे संबंधी भी समर्थ होंगे। प्राय ऐसा ही देखा जाता है कि जो समर्थ होते हैं उनके सगे संबंधी भी समर्थ होते हैं, परंतु वो लोग पढ़ते नहीं है, संस्कृत को नहीं पढ़ते हैं। तो आप उनको भी निवेदन कर दीजिएगा कि भाई यहाँ पर एक संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए महान यज्ञ हो रहा है, महान यज्ञ हो रहा है, इसमें कुछ सहयोग कर दीजिएगा, सहयोग कर दीजिएगा। आप मंदिर बनवाते हैं, आप और भी कुछ कार्य करते हैं, तो ये संस्कृत माता का प्रचार कर रहे हैं, संस्कृत भाषा से हम लोगों को संस्कारवान बना रहे हैं, और इस भारत देश की जो सबसे प्राचीनतम भाषा वेदों की भाषा है, उसको हम आपको सिखा रहे हैं। बताइएगा इससे श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है? इससे श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है कि वेद जो ईश्वरीय वाणी है, उसकी जो भाषा है, उस भाषा को मैं आपको सिखा रहा हूं। इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है बताइएगा? तो आप इस कार्य में हाथ खोल करके सहयोग दीजिएगा। ये प्रति माह हमें खर्च करना होता है, और इसके अलावा हम इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के लिए एक भव्य स्टूडियो का निर्माण भी करने जा रहे हैं। उसके लिए हमको राशि चाहिए मित्रों, उसके लिए राशि चाहिए, तो हमें पहले ये व्यवस्था करनी होती है, फिर उसके लिए भी व्यवस्था करनी होती है, ठीक है। तो चलिएगा मित्रों, आपका सहयोग हमें मिल रहा है, और हम पूरे परिश्रम के साथ में, निष्ठा के साथ में इस कार्य में 18 घंटे दे रहे हैं।
18 घंटे दे रहे हैं पूरा। कोई भी व्यक्ति कहीं जॉब करता है मित्रों तो वो 8 घंटे काम करता है, और 8 घंटे में भी वो 6 घंटे काम करता है, 2 घंटे तो ऐसे इधर उधर कर देते हैं। परंतु हम 24 घंटे में 18 घंटे संस्कृत माता की सेवा के लिए दे रहे हैं, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दे रहे हैं। 18 में हम 18:15 नहीं करते, 18.25 घंटे काम करते हैं। ठीक, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।